Assalamualaikum, good morning. Assalamualaikum everyone, good morning and welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. और आपको पता है आज क्या है? आज 1 दिसंबर है and it seems कि ये पूरा साल किस तरह गुजर गया, क्या हमने किया, क्या क्या हमारे साथ हुआ, ये बड़ा अजीब साल था वैसे। थोड़ा chaotic था to be honest, और साल की इब्तिदा के बाद ही ये सूरत हाल पैदा होना शुरू हो गई थी और उसके बाद ऐसा लग रहा है पूरा साल बस यही करते रहे हैं, या तो तरह तरह के सैनिटाइजर इस्तेमाल करते रहे हैं या फिर कोई hundreds of different kinds of masks। हाँ, कभी या कोई फिर उन मास्क पे रिसर्च करते रहे हैं कि इसमें से जरा ज्यादा जरासीम रुक जाएंगे या दूसरे वाले में से। अभी बल्कि कल परसों भी आपको पता है वो सिलसिला भी रुका नहीं, अभी भी मास्क में भी इतनी नई नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही है। कल परसों किसी और ने मुझे एक और मास्क दिखाया, उसके आगे भी हाँ, वो बस ये जो है ना, ये वाला पहन लें। आगे भी कोई ढक्कन टाइप चीज थी लेकिन वो हार्ड था, जैसे आजकल तो सॉफ्ट वाले भी हैं। तो देर आर 100 काइंड ऑफ मास्क जिन पे हम लोग PhD कर चुके हैं एंड ऑफ कोर्स सैनिटाइजर्स, और अब्दुल्ला के पास तो और भी बड़ी चीजें जैसे स्प्रेज और वाइप्स और पता नहीं क्या। कल ही मैं याद कर रहा था कि माशाल्लाह अब इस साल का आखिरी महीना शुरू हो गया है आज से, लेकिन ये साल शुरू हुआ था सैनिटाइजर और फेस शील्ड्स, और उसके बाद होता हुआ तो फेस शील्ड्स। यू डोंट रिमेंबर मेरी फेस शील्ड्स प्लास्टिक की पूरी? हाँ वो वाली है, ट्रैवलिंग के वक्त हमने वो भी पहनी है। मैंने तो ग्रोसरी करते हुए भी पहनी है। तो लिहाजा बहुत सी चीज पूरा साल वाकई, और दिस इज ग्लोबल बाय द वे, दिस इज नॉट कि हम अपनी बातें कर रहे हो, दिस इज अ ग्लोबल फिनोमेना। पूरी दुनिया का ये साल ऑलमोस्ट एक ही तरीके से। अच्छा, या तो हम कहते हैं ना यहाँ से होते हुए आके हम दोबारा नॉर्मल हो गए, नहीं, हम दोबारा आके मास्क पे फंसे हुए हैं और इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। आई गेस अगला साल भी प्रॉब्ली शायद ऐसा ही हो, लेकिन जब तक वैक्सीन हमारे मुल्क में तमाम लोगों के लिए मैसर नहीं हो जाए, पूरी दुनिया में ये सूरत हाल तो नहीं तब्दील हो सकती। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अपना ख्याल रख सकते हैं। और आपका कैसा रहा ये साल? और बहुत से नए एक्सपीरियंसेस लोगों ने किए ना, कि कम गैदरिंग में भी शादियां हो सकती हैं, खामोशी से भी अपने इवेंट हो सकते हैं, कारोबार करने के नए तरीके इन्वेंट कर लिए लोगों ने, ऑनलाइन बिजनेसेस का रुझान बहुत बढ़ गया। इस सारी बातों से एकदम मुझे याद आया कि अभी हम 1 दिसंबर में, अभी इस महीने के भी 31 दिन रहते हैं, तो अ लॉट कैन स्टिल हैपन। अच्छी चीज़ों की हम बातें कर रहे हैं, तो अभी साल ख़त्म नहीं हुआ, वी वर जस्ट अ लिटिल स्टन्ड आज एकदम रियलाइज़ करके कि भाई आखिरी महीने में हम आ गए हैं और ये साल क्या था। खैर एनीवे, सो लिहाजा अभी हम इतना पोस्टमार्टम नहीं करने वाले कि पूरा साल ही जो है ना हमारा अब आखिरी महीना आ गया है, ऑलमोस्ट लॉकडाउन और इन्हीं कोरोना की नज़र हो गया। कार्बन वाले मामले में ना कुछ मिक्स्ड रिएक्शन, मिक्स्ड फीलिंग है। ठीक है, एक जानवर को फ्री किया जा रहा है, इस पर खुशी होनी चाहिए, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे सवालात उठते हैं और इस पे जवाब होने चाहिए। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, एक तो इसको ये लकब दे देना कि वर्ल्ड्स लोनलीएस्ट एलिफेंट, तो क्या दुनिया के और किसी जू में अकेला जानवर नहीं होगा इससे ज़्यादा? पॉइंट वैसे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन इतना भी हमें, मतलब हम जितनी खुशियां मना रहे हैं और एकदम से हमें कार्बन से इश्क हो गया और हमें जाता हुआ बड़ा ही अफसोस हो रहा है। मतलब जब वो इधर था तो तब तो किसी को कोई इतनी, देखिए पाकिस्तान जब दुनिया भर में किसी न किसी खबर के सिलसिले में सामने आता है ना, मंजर आम पर पाकिस्तान का नाम आता है, तो वो अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। अब ऐसे टाइटल्स के साथ द वर्ल्ड्स लोनलीएस्ट एलिफेंट फ्रॉम पाकिस्तान हैज बीन रेस्क्यूड, वी आर एंजॉयिंग दिस होल सिनेरियो कार्बन वाला जो हुआ है, लेकिन दुनिया इसे कोई खास अच्छी नज़र से जो देख रहा है, वैसे तो इतना इंटरेस्ट ही लोगों का शायद हो रहा हो, काफ़ी है इंटरेस्ट, थोड़ा बहुत है भी, यस, लेकिन वो कोई इतनी अच्छी नज़र से हमें देख नहीं रहे कि हमारी क्या मुल्क है जिन्होंने एक हाथी के साथ किया क्या है। एंड आई एम ऑल्सो वेरी स्केयर्ड कि शहर की जो आई हुई थी इधर, जिन्होंने ऑब्वियसली पूरी मुहिम चलाई इसको फ्री करने के लिए, अगले साल जब इनकी डॉक्यूमेंट्री आएगी तो उसमें पाकिस्तान का नाम कोई इतनी खूबसूरती से लिखा नहीं गया होगा, बिकॉज ऑब्वियसली जो भी हुआ कार्बन के साथ, जितनी भी लोनलीनेस, डिप्रेशन, व्हाटएवर ऑल हैपेंड, वो हुआ तो इधर ही ना। इसमें हम तफसील से बात करेंगे। ऑलरेडी जो बरतानवी नशरियाती इदारे की डॉक्यूमेंट्री शेयर के सिलसिले में चल रही है कार्बन के सिलसिले में, उसमें यही बात की जा रही है कि पाकिस्तान में इसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया था। अपेरेंटली देख के आपको लगता है इतनी खूबसूरत जगह, पानी भी है, दरख्त भी हैं, सब कुछ है। खैर इस पे आई गेस पता नहीं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन ये मुझे एतराज़ था कि ये बिल्कुल ही मुसद्दका कह दिया गया है कि दिस इज़ द वर्ल्ड्स लोनलीएस्ट एलिफेंट। बाकी दुनिया में भी जाके चेक कर लें। ठीक है, अभी हम जरा कोरोना की सूरत हाल की अपडेट दे दें आपको, एंड द नंबर्स आर स्टैगरिंग और बहुत ही अलार्मिंग हैं। आप यकीन करें कि बताते हुए भी खौफ आ रहा है। 67 अमवात हुई हैं गुज़श्ता 24 घंटे में इस मरज़ की वजह से, और अमवात की तादाद 8091 हो गई है। ये अभी की बात है कि 7000 का फिगर क्रॉस हुआ था, और रोज़ाना जब इतनी ज़्यादा अमवात हुई तो जाहिर है कि 8000 क्रॉस कर चुकी है ये फिगर। डॉन्टिंग, यू आर वेरी राइट, क्योंकि सुबह जब हम भी टैली करते हैं सारे नंबर्स और देखते हैं तो एकदम से शॉकिंग लगता है, बिकॉज बड़े ही तसलसल से जो सारे नंबर्स हैं वो हर रोज़ देखो आप
वी आर होपिंग फॉर द डे जब जरा थोड़े से नीचे आए होंगे, जिस तरह हम पहले जून में देख भी चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में आपको बता दें कि कोरोना के मजीद 2458 न्यू केसेस, यानी ऑलमोस्ट 2500 जो नए केसेस हैं 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा, आई होप कि मेरा अंदाजा ये सही हो, और 2 दिन से मैं नोट कर रहा हूँ क्योंकि हम ऑलमोस्ट 3000 क्रॉस कर गए थे। ठीक है, आपको यू रिमेंबर कि हम ऑलमोस्ट 3000 क्रॉस कर गए थे, तो कल भी 2000 में नंबर आए हैं और आज भी 2458 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आई होप कि ये ट्रेंड इसी तरह जारी रहे। एक हफ्ते बाद हम कुछ कह सकेंगे इस सिलसिले में कि ये ट्रेंड कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि बीच में 3-4 दिन ऐसे रहे हैं जिसमें हम 3000 से ज़ायद केसेस रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन एट द सेम टाइम जो डेथ्स हैं वो ज़्यादा हो गई हैं। अच्छा चले, ये तो ऑब्वियसली वील कीप यू अपडेटेड, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट कि कल मुल्तान में जो एक नहीं बल्कि हाँ उसी की हम बात अच्छा, कर रहे हैं। कल जो है ना, चाहे आप किसी भी जमात के हामी हों, चाहे आप ऑपोजिशन के मौक़िफ़ से राज़ी हों या फिर उनसे इख्तिलाफ करते हों, कल तमाम लोग टेलीविज़न स्क्रीन पर थे। और टेलीविज़न स्क्रीन के सामने होने की एक बड़ी वजह क्या थी हुमा? आसिफा भुट्टो जरदारी को पहली दफा अवामी खिताब करते हुए देखना। अब आपके घर में किसी का कोई भी नजरिया हो सकता है, लेकिन कल जो था ना, मैंने वो बड़े अरसे बाद एक एक्साइटमेंट लेवल देखा सब लोगों का कि जनाब टीवी लगाओ जरा उनको सुनना है, टीवी लगाओ जरा सुनना है। तो थी ना मोहतरमा की बेटी, और आपको पता है बिलावल को तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन इनको देखने का और इनको सुनने का और इनका अंदाज एंड देन इंस्टेंट कंपैरिजंस भी आपको पता है वो स्टार्ट हो ही गए। तो आपको एक दफा फिर बताते हैं कि जी ऑपोजिशन ने जलसा कर ही लिया, सबकी तकरीर भी हो गई, अमन व अमान की सूरत हाल भी ख़राब नहीं हुई। मुल्तान जलसे को पीडीएम और हुकूमत दोनों अपनी अपनी कामयाबी मानते हैं। कोरोना के बायस हुकूमती पाबंदी के बावजूद पीडीएम ने मुल्तान जलसा करने का ऐलान किया, तो गुज़िश्ता एक हफ्ते से शहर की सूरत हाल कशीदा नज़र आई। जगह जगह कंटेनर्स खड़े कर दिए गए थे, और आपको ये भी पता होगा कि कासिम ग्राउंड को ताला लग गया, तो लिहाजा वहाँ तो कुछ करने की इजाज़त ही नहीं थी। कारकुनों की गिरफ्तारियाँ, मुकदमात और बंदिशों का सिलसिला पीर की दोपहर तक नजर आया, यानी कल दोपहर तक फोन और इंटरनेट सर्विस तक मुअत्तल की गई। लेकिन जब शहर की मुख्तलिफ जगहों पर लोग जमा होने लगे तो हुकूमत ने तमाम रुकावटें हटाने का ऐलान कर दिया। साथ ही ये भी कहा कि अपोजिशन कायदीन को नहीं रोका जाएगा। बर वक्त इंतजाम ना होने के बायस अपोजिशन को अपना जलसा ग्राउंड के बजाय मुल्तान के घंटाघर चौक पर ही करना पड़ा। अपोजिशन रहनुमाओं ने एक बार फिर हुकूमत को अल्टीमेटम दिए हैं। बेनज़ीर और आसिफ अली जरदारी की साहबजादी आसिफा भुट्टो जरदारी ने भी सियासी करियर की पहली तकरीर की। अच्छा, ये स्नैपशॉट में देखते हुए ना मुझे कोई थ्रिलर जैसे मूवी आ रही होती है ना, उसका ट्रेलर लग रहा था, क्योंकि बड़ा एक्साइटिंग किस्म का था, क्योंकि उसमें फ्यूचर अनाउंसमेंट्स भी हो रही थी ना। हाँ, और मौलाना साहब तो बहुत ही ज़्यादा जज्बाती से हो गए थे, लेकिन आसिफा भुट्टो जरदारी में क्लियरली उनकी वालिदा की झलक नजर आई। और ये वो लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं जिन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के सारे करियर को देखा है, जैसे कि हमारे वालिदैन। हाउ शी स्टार्टेड ऑफ, तो अम्मी कह रही थी कि बिल्कुल बेनज़ीर की तरह बोल रही हैं। उनका अंदाज और उनका एक्सेंट। खैर एनीवे, अच्छा जी, आपको ये भी बताएं कि हुकूमत का कहना है जलसे में इंतहाई कम लोगों की शिरकत ही ऑपोजिशन की नाकामी का सबूत है। पहले तो मैं मुल्तान के अवाम का शुक्रिया अदा करूंगा, उनकी सियासी बसीरत, उनकी जिम्मेदारी कि उन्होंने अक्सरियत ने अपने आप को एक ऐसे मजमे से दूर रखा जो कि उनके लिए, उनके ख़ानदान के लिए मोहलक साबित हो सकता था। उनका ख्याल ये है कि ये जलसों से हुकूमत चली जाएगी, ये भूल जाएं। ये 15 दिसंबर की तारीखें दे रहे हैं, ये 150 जलसे भी कर लें, हुकूमत का कोई बाल बेका नहीं कर सकते। चले, ये सब कुछ आपने देख लिया ना। चले, जलसों से प्रॉब्ली हुकूमतें जाती तो नहीं है, लेकिन प्रेशर जरूर पड़ता है, प्रेशर सर्टेनली पड़ता है। दैट इज द होल आइडिया। और जितने कंसिस्टेंटली ये जलसे सारे हो रहे हैं और आगे के भी प्लान है, तो ऑब्वियसली दैट इज द होल आइडिया। अब वाकई क्या हुकूमत का एक भी बाल बीका नहीं हो रहा, यानी कि कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, ये हम जानते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर साहब, एक तो पहले बताइए, हुकूमत का ये कहना, वैसे तो रिवायती तौर पर ज़ाहिर है हुकूमत यही कहेगी कि अपोजिशन का जलसा नाकाम हो गया, लेकिन इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपसे जानना चाहते हैं कि कल का शो आपको कैसा लगा? Was the number reasonable enough कि आप इसे कामयाब जलसा करार दे सकें?
शुक्रिया। देखिए, असल मसला ये नहीं है कि कल के जलसे में लोग कितने थे, असल मसला ये है कि हुकूमत की नाक़िस जो हिकमत अमली थी, जो कि ख़ुद उनके वज़रा वाज़े तौर पे कह रहे हैं। यानी आप फवाद चौधरी साहब को सुन लें, आप शाह महमूद कुरैशी को सुन लें, आप दीगर PTI के अपने रहनुमाओं को सुन लें, तो वो ख़ुद हुकूमत की जो पूरी इंतज़ामी मशीनरी है उसको नाकाम कह रहे हैं, हुकूमत की स्ट्रेटजी को नाकाम कह रहे हैं। एक दिन का शो था, एक दिन जलसा होना था, उसको 3 दिन का शो बना दिया। टेलीविज़न के लिए इतने एक्शंस हुकूमत और इंतज़ार टेलीविज़न के लिए बहुत सारे एक्शंस दे दिए, जिनमें से कुछ की झलकियाँ हम आपको भी दिखा रहे थे। फिर ऑब्वियसली द सरप्राइज एलिमेंट, सरप्राइज तो नहीं था, सबको पता ही था, लेकिन द स्पेशल एलिमेंट वाज आसिफा भुट्टो ज़रदारी के पॉलिटिकल इनिंग्स का आगाज़। उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, क्राउड पुलर साबित हुई वो भी, क्राउड पुलर भी। और अगर अभी आप कंपैरिजन की बात कर रहे थे, वो लोग जिन्होंने मोहतरमा को भी सुना था और शायद देखा भी होगा लाइव इस तरह तकरीर करते हुए या जलसे में खिताब करते हुए, दे कैन गिव अ बेटर कंपैरिजन। एंड मज़र साहब इज़ वन ऑफ दोज पीपल, क्योंकि वो पहले भी हम उनसे बहुत बार बात कर चुके हैं, तो वो हमें काफ़ी पहले भी बता चुके हैं। ही वुड हैव, वी आर स्टिल ट्राइंग टू गेट कनेक्टेड टू हिम, तो उनसे हम ज़रूर पूछेंगे। एक और चीज़ ये भी हमें, आसफा की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो कुछ उनके शॉट्स भी दिखाना चाहते हैं। एक तो अब्दुल्ला, आपको पता है ना कि इन लोगों का एक फैमिली ट्रेट है, वो एक्सेंट जो है, हाँ। तो वो बड़ा एक थिक किस्म का एक्सेंट आ जाता है। ऑब्वियसली ऑक्सफोर्ड की पढ़ाई है, ज़्यादा देर बाहर रहे हैं, लेकिन वो बड़ा डिस्टिंक्ट भुट्टो फैमिली का अब एक ट्रेड मार्क बन चुका है। Bilawal has really worked on it. As compared to Bilawal Bhutto Zardari, when he started off his political career, which was very early, as in उनकी उम्र के हिसाब से, he was very young, तो उनको काफी स्ट्रगल करना पड़ी थी और उनका एक्सेंट इतना क्लियर नहीं था जितना कल आसिफा का एक्सेंट इस वक्त अगर आप विजुअल्स देखें तो ये बड़ा, शी वाज इंटरैक्टिंग विद द क्राउड, बार-बार लोगों को कह रही थी कि मास्क जरूर पहनो अपना, तो उनका इंटरैक्शन जो था बड़ा ही कंफर्ट लेवल था उनका, एक मुझे नजर आ रहा था। शी डिड नॉट फील एज इफ कि जी ये जरा अनकंफर्टेबल हैं या फिर ये पहली बार हो रहा है, मतलब शी looked right at home. तो ये कहना कि ये पहली बार आई हैं, this was her first inning और पहली बार इन्होंने कदम रखा है, might be true and of course it is true, लेकिन comfortable बहुत हैं और लगता है कि ये पहली बार आखिरी बार नहीं होने वाला। she is just getting warmed up. Maybe yes. तो लेट्स सी कि क्या होता है, क्या ये वाकई अपने पॉलिटिकल करियर को आगे इसी तरह परसू करती हैं, एक्टिवली पॉलिटिकल सारी सरगर्मियों में पार्टिसिपेट करती हैं। अब्दुल्ला, आपने इनकी तकरीर सुनी, इसमें पूरा इन्होंने अपनी सपोर्ट फॉर हर ब्रदर को बार इन्होंने जरूर मेंशन किया ताकि इस किस्म की कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो या इस किस्म की कोई वाइब ना चली जाए कि मे बी आई एम ट्राइंग, शी इज ट्राइंग टू ओवरटेक। ऑब्वियसली उनको कोविड हुआ है बिलावल को, इसीलिए आसिफा वाज हियर और शी मेड श्योर कि वो उस क्राउड में बता भी दें कि उनकी पूरी सपोर्ट जो है वो बिलावल के लिए। अच्छा, दिस वाज अ वेरी आइकॉनिक मोमेंट। हाँ, ये आप देखिए कि एक साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी, एक साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनकी साहबजादी, दोनों एक वक्त के सख्त तरीन पॉलिटिकल हरीफ एक दूसरे के, और अब नेक्स्ट जनरेशन है तो ऐसा लगता है कि उनमें ज़रा सियासी दुश्मनी कम हो गई है और इन अ सेंस अगर देखा जाए अब इन्वॉल्व्ड एंड चेंज्ड फॉर गुड, और मे बी इट इज जस्ट आवर फीलिंग। लेकिन जो भी ये जलसा लाइव भी अटेंड कर रहा था और टीवी पे भी कल हम सारे देख रहे थे, फॉर दिस मोमेंट एटलीस्ट, चूंकि PDM में सारी जमातें साथ हैं, तो इट डिड लुक लाइक मरियम was trying to guide आसिफा as well, क्योंकि मरियम ऑब्वियसली अब इतने जलसे कर चुकी हैं कि वो वेटरन मानी जाएंगी एज कम्पेयर टू आसिफा, तो लगता था कि वो थोड़ा सा गाइड भी कर रही है। नेचुरली एक एज डिफरेंस भी दोनों में है, और मरियम बीइंग द एल्डर वन, तो शायद, या फिर हमें ऐसा लग रहा था, इट वाज जस्ट इंडियरिंग टू सी टू फीमेल लीडर्स ऑफ पाकिस्तान जो कि एड्रेस कर रही हैं एक अ वेरी मेल डोमिनेटेड क्राउड। आपको पता है ना कि ये डिफरेंस भी नजर आता है सोसाइटी एज वेल। देखिए, इट इज नॉट इजी for a woman to be in this position in this country. We are being very honest with each other and with you guys as well. So हमारे यहाँ जिस किस्म के माशरती इक़्तिदार हैं, वहाँ पर एक औरत को एक लीडर के तौर पर तस्लीम करना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वो तमाम रिवायात तोड़ी थी और वो तोड़ कर उस सीट तक पहुँची थी,
और अब ज़ाहिर है अगली जनरेशन की हम बात करें तो वी कैन सी मरियम नवाज़ बीइंग वेरी पॉलिटिकली एक्टिव एंड अब हमें आसिफा भुट्टो जरदारी भी अपनी वालिदा के नक्शे कदम पर चलती हुई नज़र आ रही हैं और आई होप कि ये अपने भाई और इनके भाई अपनी बहन की इसी तरह सपोर्ट बने रहें। आई गेस दे विल मेक अ ग्रेट टीम टुगेदर। और इससे पहले हम बात कर रहे थे मुल्तान के जलसे की जो नाना करते हुए भी हो ही गया और ऑपोजिशन इसे कामयाब शो करार दे रही है, जबकि हुकूमत का कहना है कि इतने लोग तो दोपहर के टाइम किसी मार्केट में होते हैं। क्या ये स्ट्रैटेजी हुकूमत की थी, पकड़ दकड़, गिरफ्तारियां, इजाज़त ना देना, ग्राउंड बंद कर देना, इसका कितना फ़ायदा हुआ और अल्टीमेटली इजाज़त ही देनी थी तो इस सारी एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत थी? इसी पे बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब तो मौजूद थे ही, लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है सेनेटर फैसल जावेद साहब ने भी इस्लामाबाद से। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम फैसल, कैसे हैं आप? फैसल क्या हाल है आपका? फैसल सबसे पहले तो जी वालेकुम सलाम। दरअसल हमारे व्यूअर्स को नहीं पता कि ब्रेक में हमारी काफ़ी मुलाकात हो चुकी है और बातें शातें हो गई हैं, तो वील जस्ट कम राइट टू द क्वेश्चंस दैट वी वांट टू आस्क यू फैसल। अब ऑब्वियसली पहले बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं मुल्तान के जलसे पे, बहुत से स्टेटमेंट सामने आए और कहा गया कि नहीं होने देंगे और ऑब्वियसली रीजनिंग बताई जा रही थी कोविड की, और उसके बाद एट द लास्ट मिनट सब चीज़ें हट गई, इजाज़त भी मिल गई। हमें सिर्फ ये मंतक बता दें कि पहले होने दें, अगर होने देना है आने दें लोगों को, लेट देम डू इट इन अ मैनर जिसमें वो कोविड के SOPs को भी कर सके। एंड में बिल्कुल इजाज़त देने का क्या तुक है? जी सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम। और बात यह है हुमा कि आपका सवाल तो बहुत ही जानदार है, क्योंकि या आप होने देते हैं या आप नहीं होने देते हैं, आप बीच में नहीं होते हैं। लेकिन ये जो कोरोना वायरस का एक पूरा चीज़ है, इसमें हम पहले से इनको समझाते रहे हैं कि आप ऐसा ना करें और लाख समझाते रहे, लेकिन वो हट दर्मी पे। वो होना क्या था, अगर इन्होंने रोकना था तो तसादुम होना था, जगह जगह पे तसादुम होने थे, क्योंकि हट दर्मी पे उतर आए थे ये। और वो उसमें सबसे ज़्यादा फिक्र थी लोगों की, आवाम की, तो प्रिकॉशनरी अरेंजमेंट्स कर रखे थे। और ये कोरोना तो अब है ना, जब कोरोना नहीं भी होता था, हमारे जलसे भी होते थे, तो ये प्रिकॉशनरी अरेंजमेंट्स मैनेजमेंट करती थी, जगह जगह कंटेनर खड़े करती थी, रुकावटें रखती थी ताकि फ्लो ऑफ पीपल जो है उसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन इन दी एंड यही होता था कि हम लोग आखिर में जलसे पे पहुंच ही जाते थे, जिस तरह भी पहुंचते थे पहुंच जाते थे। मुझे याद है 1000 जलसे मैंने किए हैं, मजहर भाई है इधर आपके प्रोग्राम में, वो बता सकते हैं कि हर जलसे में कंटेनर्स खड़े होते थे जगह जगह, रुकावटें। हम पूछते थे भाई ये क्यों कर रहे हो, वो कह रहे हैं नहीं है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को भी देखना है, बाकी चीजें, और आप लोगों की हिफाजत के लिए कर रहे हैं। लेकिन तो यहाँ से कंटेनर तो नहीं थे, यहाँ तो गिरफ्तारियां भी थी और यहाँ बहुत कुछ था। मतलब 3 दिन से जो सूरत हाल मुल्तान में थी, आपके अपने कॉलीग्स कह रहे हैं कि मे बी पंजाब हुकूमत कुड हैव हैंडल्ड इट बेटर देन दिस। एंड कैन आई जस्ट ऐड, अगर एक ग्राउंड की इजाजत थी तो कंटेन हो जाता सारा मामला। अब तो गली मोहल्लों में लोग पूरे शहर में फैल गया था, पूरा शहर ही इसमें इन्वॉल्व हो गया ना फिर। बिल्कुल अब्दुल्ला, अब आपका सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट था कंटेनर्स और वो प्रिकॉशनरी अरेंजमेंट जरूर होते हैं, लेकिन सेकंड पार्ट आपका जो है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, आप इनको इजाजत दे दें, क्योंकि ये मान नहीं रहे हैं, हटदर्मी पे उतर आए हुए हैं। ये कोरोना वायरस होने के बावजूद, और मुल्तान में आपको पता है 18% पे रेट है, 70% से ज्यादा हॉस्पिटल्स भर चुके हैं, उसके बावजूद ये नहीं मानने के। मेरा ये ख्याल था कि ये इजाज़त इनको दे देनी चाहिए थी। और अब लाहौर का जलसा आ रहा है, उस पर भी बात करते हैं, लेकिन ये जो मुल्तान का पूरा हमने एपिसोड देखा है, इनका पेशावर में इन्होंने जलसा कर लिया, क्या कर लिया, इनके जलसे के अगले दिन लोग भूल जाते हैं, बात ही नहीं होती, आगे चले जाते हैं। हमने जलसे करते थे, मिसाल के तौर 2011 का जलसा हमारा लाहौर का, आज भी उसके आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। हमने जो धरना किया था 126 दिन, आज भी उसके आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। इनका जलसा जलसी होती है, अगले दिन खत्म। आई जस्ट होप कि आप मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों को उन सब का आफ्टर शॉक ना कह रहे हो, क्योंकि वो तो एट टाइम्स लोग महसूस कर रहे हैं। मज़हर साहब, इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इनको। जलसा पेशावर में भी इन्होंने किया, मुल्तान में भी कर लेते। हमने बिला वजह इसकी हाइप क्रिएट कर दिया है, बिला वजह इसकी मार्केटिंग कर दी है। अच्छा, डिस्पाइट दैट, इतनी पंजाब हुकूमत की तरफ से जो इसकी मार्केटिंग की गई है, इसकी हाइप क्रिएट की गई है, उसके बावजूद 11 पार्टियां मिलकर भी कोई इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं कर सके। जितने लोग आने थे सबको इजाजत थी कि वो पहुंचे। अगर ये कासिम बाग में हो जाता, अनदर प्रॉब्लम, अगर ये कासिम बाग में हो जाता
ये ज्यादा एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है घंटा घर जो है छोटी जगह है, वहाँ थोड़े से लोग भी ज्यादा लगते हैं। ज्यादा लग रहे थे। मज़हर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं, फैसल साहब। और मज़हर साहब वो कह रहे हैं जी अब तक आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, और आपके ख्याल में फैसल ने इस बात का इतराफ़ तो कर लिया कि दे कुड हैव हैंडल्ड इट बेटर। ओवरऑल शो कैसा रहा ऑपोजिशन का? बिसाइड कोरोना तो है ही, और हम भी यहाँ बैठ के ही कहते रहे, लोगों को कहते रहे कि भाई अगर जा रहे हैं तो अपनी उस पे जाएं, अपनी गारंटी पे जाएं और ख्याल करें। लेकिन अब जो लोग थे वो जमा हो ही गए और खिताब भी सारे हो गए। हाउ वाज द शो ओवरऑल? देखिए, मैंने 2011 का जिसकी फैसल जिक्र कर रहे थे वो मैं लाहौर में ही था, मीनार पाकिस्तान पे मैंने वो जलसा भी देखा। मैंने 86 का बेनज़ीर भुट्टो की अराइवल भी देखी। मैंने 90 में जब बेनज़ीर भुट्टो को लियारी में जाने नहीं दिया जा रहा था और वो किस तरीके से गाड़ी में बैठकर छुपकर लियारी में नमूदार हुई, वो सीन भी देखा है। लियाकत बाग में जिस तरीके से उन्होंने 93 में गालबन आई थी, वो अचानक उनको इजाज़त नहीं थी। तो जो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है वो मोर और लेस उसी तरह एक्ट करती हैं, और ये बड़ी बदकिस्मती। अगर एक नॉर्मल तरीके से, जिस तरह अभी फैसल खुद कह रहे थे, आप कासिम बाग में जलसा होने देते, आप कुछ नहीं, कोई रुकावटें नहीं खड़ी करते, तो वो अपोजिशन को फिर जस्टिफाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता अगर उनका जलसा जो है वो बड़ा नहीं होता। क्यों करते हैं ये? कंटेनर्स क्यों खड़े करते हैं? जिस तरह पीटीआई के धरने के दौरान हमने बहुत सी जगहों पे देखा, ये बेसिकली करते हैं कि पहले एक दबाव डालो, प्रेशर डालो ताकि लोग ना आए, लोगों की एक्टिविटीज़ कम हो जाएं, और फिर लास्ट मिनट पे विड्रॉ कर लो। तो यही टैक्टिक्स मोर और लेस वही चली आ रही हैं। वो माइंडसेट जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडसेट है वो तब्दील नहीं हुआ। अगर आप बिल्कुल अगर एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है ना, चले बड़ा जलसा भी कर लें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? पीटीआई भी बड़ा जलसा कर सकती है, उनके इत्तेहादी भी बड़ा जलसा कर सकते हैं। बड़े जलसे और जुलूस तब्दीलियां नहीं लाया करते। हाँ, दबाव ज़रूर बढ़ता है, प्रेशर ज़रूर बढ़ता है, फिर गिरफ्तारियां और अपोजिशन की मूवमेंट को जो उनको जला बख्शी होती है। ये जो सूरत हाल है, ये गवर्नमेंट को भी समझना होगा। अब फर्ज करें अगर लाहौर में ये बिल्कुल पॉलिटिकल एक्टिविटी होने दें। देखिए, हम सब लोग कोरोना के हवाले से, मैं तो खुद उसका विक्टिम रहा हूँ, हमने ये बात मुसलसल की है कि पीडीएम को अपनी स्ट्रैटेजी को रिव्यू करना चाहिए। ये बड़ी ख़तरनाक स्पाइक है, ये और ख़तरनाक हो सकती है, और इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जिस तरीके से हम इस पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, हम, मेरा ख्याल है, एक बहुत ही सीरियस डिजीज़ को हम नहीं रियलाइज कर रहे कि उसके फॉल आउट्स क्या होंगे। right. अभी तो ये मुल्तान का जलसा हो गया ना, इसके हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद हमें अंदाज़ा होगा कि मुल्तान की क्या सूरत हाल है, पेशावर की क्या सूरत हाल है, फिर लाहौर की क्या सूरत हाल होगी, और अगर लॉन्ग मार्च हुआ तो उसकी क्या सूरत हाल होगी। फैसल, इसका जवाब आप बहुत बेहतर दे सकते हैं। या तो बिल्कुल लॉकडाउन सिचुएशन लगा दें ताकि बिल्कुल ही किसी का बाहर निकलना इजाजत ही ना हो, बिकॉज कोविड ऑफ कोर्स। लेकिन अगर होना ही है तो लेट देम डू इट इन लाहौर। आप कोई रुकावटें ना रखें, लेट देम डू इट। आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितनी स्ट्रेंथ है पीडीएम में, ना रोका जाएगा और उनको भी प्रूव करना पड़ेगा। व्हाई नॉट फॉर वंस, लेट दैट बी। और मुल्तान का एक्सपीरियंस आपके सामने, ये भी उस्मान बुज़दार साहब एंड टीम ने ही हैंडल करना है लाहौर का जलसा। जी, मैं मज़हर साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता है और एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है, और एडमिनिस्ट्रेटिवली हिस्टोरिकली हम ऐसे ही चलते आए हैं। ये बात ठीक कर रहे हैं क्योंकि हमने सबसे ज़्यादा जलसे किए हैं और ये इंतज़ामिया की तरफ से यही चीज़ें होती आई हैं। अब देखिए, एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है। मेरा ख्याल है आप जो कह रहे हैं, पहला सवाल हुमा कि पूरा लॉकडाउन कर दे, बिल्कुल भी नहीं करना। ये लोगों का रोजगार है। आज पाकिस्तान की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है जो फर्स्ट फेज में इमरान खान साहब ने जो स्मार्ट लॉकडाउन लेकर के, हॉटस्पॉट्स लेकर के आए, इकॉनमी भी हमारी ऊपर जा रही है और लोग भी बचे हैं। पहले फेज में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस पर सेशन रखा था, उस पर डिटेल में बात हुई थी और दुनिया को केस स्टडी बताई थी। तो आई थिंक वो बेहतरीन स्ट्रेटजी है पाकिस्तान की, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब। मुकम्मल लॉकडाउन नहीं हो सकता, गरीब आदमी बेचारा जो है उसका गुजारा नहीं है। हिंदुस्तान ने ये करके देख लिया है, उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। अच्छा, अब आते हैं लाहौर जलसा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लाहौर जलसा आराम से होने दें, इन्हें करने दें। ये ढीठ है, ये दो चीजों पे हमलावर हो रहे हैं।
एक लोगों की जानों पे और दूसरा पाकिस्तान की उभरती हुई इकोनॉमी के ऊपर। अगर ये ऐसा कर रहे हैं जो मुल्क के साथ ज्यादती है, लेकिन ये इस चीज को भी जवाब बनाना चाहते हैं कि हमें रोका जाए और हम सियासी पॉइंट स्कोरिंग करें और इसका हमें पॉलिटिकल एडवांटेज हो, जो मुल्तान में थोड़ा बहुत इन्होंने लेने की कोशिश की है, तभी इस किस्म के टॉक शोज भी हो रहे हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ ना करती तो ठुस प्रोग्राम था, है ही ठुस था। 11 पार्टियां मिल के भी वहां DSNG ज्यादा थी, झंडे ज्यादा थे, लोग कम थे। अगर आप देखें अब लाहौर का जो मीनार पाकिस्तान है, हमने वो 3 दफा भरा है, हमने हैट्रिक की हुई है वहां पर बड़े जलसे की। लाहौर का मीनार पाकिस्तान को भरना एक बड़ा चैलेंज होता है। मेरा लेट्स सी क्या होता है कि आप ये कह रहे हैं कि लाहौर का जलसा होने दें, अब वाकई हुकूमत पंजाब भी ये फैसला करती है या कुछ इसके बरक्स पॉलिसी सामने आती है, वक्त की कमी है। थैंक यू, सवालात तो बहुत हैं, तो वील हैव अनदर सेशन सम अदर टाइम, मे बी बिफोर लाहौर जलसा और आफ्टर दैट। थैंक यू फैसल और थैंक यू मज़ा साहब फॉर बीइंग विद अस। और जनाब देख लिया आपने कि क्या सूरत हाल है। अपेरेंटली लाहौर का जलसा भी होने जा रहा है, PDM कर रही है, लेकिन हम दोबारा से इस प्लेटफॉर्म से ये कहेंगे कि ये गलत फैसले हैं, ये गलत पॉलिसियाँ हैं, बिकॉज कोविड इज़ आउट ऑफ। एक से पहले सेनेटर फैसल हमारे साथ थे और एक सजेशन उन्होंने ऑपोजिशन के लिए संभाल के रखी हुई है जो वो शेयर करना चाहते हैं ऑपोजिशन, स्पेशली फॉर द लाहौर जलसा। हाँ जी, तो फैसल बताइएगा आप क्या कह रहे थे, अब लाहौर जलसे के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए ऑपोजिशन? लाहौर जलसा और आने वाले जितने भी इनके जलसे हैं उनके लिए, जब तक ये कोरोना की सेकेंड वेव है और ख़तरनाक है और ऊपर जा रही है तेज़ी से, इसमें लोगों की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो सजेशन ये है कि आप एक कॉर्नर मीटिंग कर लें, बिलावल हाउस में कर लें, क्योंकि बिलावल हाउस में कमाल के SOPs फॉलो होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो अपने मंगनी के ऊपर भी बुलाते हैं तो कार्ड के ऊपर लिखते हैं कि भाई कोरोना टेस्ट लाजमी करा के आना है, अदरवाइज नहीं आ सकते हैं। तो वहाँ पर आप करें, आप मीडिया वहाँ पे बुलाएं, आपका घर घर मैसेज जाएगा, लोग घरों में बैठ के आराम से आपका झूठ सुन लेंगे और साथ ही में SOPs भी फॉलो हो जाएंगे। और हम आपको ऑफर ये करते हैं कि आपको हम PTV की भी कवरेज दिलवा देंगे। जब आप लोगों की केयर करेंगे, आप घरों में बैठ के करेंगे, तो आपको हम PTV की भी कवरेज दिलवा देंगे, आपका PTV पे भी बराह रास्त जाएगा, तो घर घर पहुंचेगा पैगाम आपका, बाकी चैनल्स पे तो जाएगा ही जाएगा। ये सजेशन तो आ गई है और लेट्स सी कि ऑपोजिशन रहनुमा इस पे कितना गौर करते हैं। थैंक यू फैसल। ये सेनेटर फैसल जावेद की ये सजेशन थी, बड़ी सीरियस सजेशन है उनकी। नूरुल हक कादरी साहब, इस साल आज़मीन हज को ज़ाहिर है थोड़ी मायूसी हुई, थोड़ी क्या काफ़ी मायूसी हुई जब कोरोना के बायस हज इंतहाई महदूद कर दिया गया, नोबडी कुड ट्रैवल फ्रॉम द वर्ल्ड। अगले साल क्या सूरत हाल में बेहतरी की तवक्को है? आज़मीन हज क्या उम्मीद रखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका और आपके पूरी टीम का और मुझे अपने साथ शरीक गुफ्तगू करने का। हज का जो आइंदा साल का उन्होंने कोई हतमी कोई अंदाजा नहीं बताया है। उनके आपस में सऊदी हुकूमत के जो मुख्तलिफ महकमे हैं, इदारे हैं, उनकी आपस में मुशावरत जारी है। सऊदी वजारत सेहत का, वजारत खारिजा का, वजारत सियाहत का, फाइनेंस मिनिस्ट्री का और हज और उम्रा मिनिस्ट्री का। तो हतमी नतीजा उनकी कोई एक फैसला करने के बाद आएगा, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती और वैक्सीन वाफिर अंदाज में तमाम मालिक को के हुज्जाज तक पहुंच नहीं पाती, उस वक्त तक जो रेगुलर हज है वो नहीं होगा। हज होगा तो हज विद SOPs होगा, और जब हज विद SOPs होगा तो उसमें जरूर वो तादाद को कम करेंगे। अच्छा काजी साहब, ये जो आप बता रहे हैं तो इस सूरत हाल में तो हज मुश्किल भी होगा और इसका खर्च भी काफ़ी बढ़ जाएगा। तो आज़मीन हज कितनी रकम जमा करें, कोई आप सजेशन दे सकें? क्या खर्च फी कस होता नज़र आ रहा है आने वाले हज सीज़न में? जी आइंदा ज़ाहिर है अगर हज विद SOPs होगा और तादाद भी मुतय्यन और महदूद होगा और उसमें ट्रांसपोर्टेशन वो बसेस जो 50 हुज्जाज को किसी होते थे उसमें ये 15-20 लोग रखेंगे, और इसी तरह होटल के जो शेयरिंग रूम्स होते थे और उसमें 5-6 लोग होते थे, वहाँ पर 1 या 2 लोग होंगे। इसी तरह मिना में जो टेंट्स है और खेमा है उसके भी जो 40 लोगों का है उसमें 10-15 लोग रहेंगे, जो 20 लोगों का है उसमें 5-6 लोग रह सकेंगे।
इस वजह से तो लगता यह है कि आइंदा हज के इसी तरह एयर फेयर क्योंकि जो फीस है वो एयरलाइंस पे भी लागू होंगे और वो भी एक्स्ट्रा सीट जो है, जब ये हज सीजन पे तो फुल पिक जहाज जाती थी तो बहुत सारे सीट जो है वो उसमें खाली रहेंगे और किराया उस वजह से इजाफा होगा, बर्डन मुसाफिरों पे होगा, पैसेंजर्स पे होगा। तो लगता है कि इस वजह से काफ़ी फ़र्क आएगा। लगता ही है कि इस वजह से ज़्यादा खर्चा आएगा। कादरी साहब, हुकूमत हमेशा से आज़मीन हज के लिए आसानी के लिए सब्सिडी वगैरह देती रही है, इस बार तो ज़ाहिर है इसकी ज़्यादा अपैरेंटली ज़रूरत होगी। तो क्या आपने वज़ीर आज़म से बात की है कि वो कुछ खुसूसी इक़दामात करें या सोचें इस बारे में? फिलहाल इस पर कोई ना मशावरत हुई है, न कोई बात हुई है, न कोई और क्या है। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया। नूरुल्लाह कादरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स सी के इस बारे में क्या फैसले किए जाते हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, जब तक वैक्सीन वगैरह की सूरत हाल नहीं क्लियर होती, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। सच बात तो ये है कि जब हम अपने बुजुर्गों का सोचते हैं, हमारे पेरेंट्स का सोचते हैं जिन्होंने शायद बहुत अरसे से हज के लिए पैसे भी जोड़े हों, हर घर में ये स्ट्रगल चल रहा होता है। अब कोविड में किसी को बाहर भेजना भी बड़ा रिस्की है, इवन दो हज के लिए ही हो। तो जब तक यू आर राइट वैक्सीन ना आए तो ये सोच के बड़ा ही अजीब लगता है कि और सऊदी हुकूमत तो शुरू से इस बारे में दे आर वेरी कॉशियस अबाउट इट, आपको पता ही है। अच्छा जी, आज 1 दिसंबर है और वर्ल्ड एड्स डे भी है, तो दुनिया भर में एड्स के मरज़ से आगाही का दिन आज मनाया जा रहा है। ग्लोबल HIV प्रिवेंशन कोएलिशन की रिपोर्ट बता रही है कि गुज़श्ता दिहाई यानी 10 साल में एड्स केसेस में पाकिस्तान में 74% तक इजाफा हुआ है, जो बहुत ही अलार्मिंग है। रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरानिए में दुनिया के कई ममालिक में एड्स फैलने की शरह वाज़े तौर पर कम हो गई है और अब ये ज़रूरी हो गया है कि पाकिस्तान एड्स के खिलाफ ज़्यादा मौसर इक़दामात करे ताकि 2030 तक दुनिया से इस मरज़ के मुकम्मल खात्मे का आलमी टारगेट पूरा किया जा सके। पाकिस्तान में आप बताइए और क्या फैक्ट्स हैं? पाकिस्तान में आपको बताएं कि एड्स के मर्ज के खिलाफ 1986 से कोशिशें हो रही हैं, लेकिन जाहिर है कि कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकी और इसकी बहुत बड़ी वजह तो ये भी है क्योंकि इसके बारे में अगेन वन ऑफ दोज थिंग्स बात करना बहुत मुश्किल था। आपको पता है जो चीज़ छुपाई जाए, बेशक वो कोई मर्ज ही हो, तो वो सिर्फ बढ़ता है, वो छुपाने से कोई कम नहीं होगा। हम जरा इसी के हवाले से बात भी करेंगे। कौमी एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की डेप्यूटी प्रोग्राम मैनेजर डॉक्टर आयशा इसानी हमारे साथ हैं। डॉक्टर आयशा, पूछना आपसे ये चाहेंगे कि एड्स दुनिया भर में एक बड़ा मसला माना जाता है, पाकिस्तान में इसके ट्रू एक्चुअल हालात क्या हैं, क्या नंबर्स आपके सामने आते हैं? एड्स वाकई दुनिया भर में जो है एक बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम है। पाकिस्तान के फिगर्स कुछ इस तरह के हैं कि अभी तक जो है 1,90,000 लोग जो हैं एस्टिमेटेड हैं एड्स के साथ, उनमें से जो ट्रीटमेंट पे हैं वो 24,000 हैं और जो रजिस्टर्ड हैं वो 41,000 हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि हमारे सामने नहीं है, दे एग्जिस्ट, लेकिन जो है वो सोशल रीजंस की वजह से वो जो है आगे जाहिर नहीं करते बीमारी को अपनी। अच्छा, पूरी दुनिया में मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिनसी ताल्लुकात हैं, नशा है, यहाँ एड्स फैलने की क्या बड़ी वजूहात आप तक रिपोर्ट हो रही हैं? इसकी जी बहुत बड़ी वजह जो है, मेन वजह जो है यूज्ड सिरिंजेस है, यानी इस्तेमाल शुदा टीके। ये क्वैक्स हैं, हमारे यहाँ एक टीके लगवाने का रुझान भी बहुत ज़्यादा है और वही इस्तेमाल शुदा सिरिंज एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तो ये बहुत बड़ी वजह है। अनसेफ ब्लड एक वजह है, ड्रग अब्यूज़र्स और की पॉपुलेशंस, यानी कि वो ऐसे लोग जो जिनका एक ख़ास मखसूस लाइफस्टाइल है या वो अपना आईवी ड्रग हीरोइन वगैरह के जो है एडिक्ट्स हैं वो हैं। लेकिन इसके अलावा आप देखें कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिनको पता ही नहीं है कि उनको HIV एड्स है, और वो हैं जिनको कोई किसी नीडल से, कोई रेज़र से, कोई इस किस्म की जो अनसेफ ब्लड प्रोडक्ट से जो है वो बीमारी हो गई है। और हम यही जो है जिसको बहुत बड़ा लॉस टू फॉलो अप एंड लॉस टू फाउंड, और ये वाला कैटेगरी एक है, हम उनकी तलाश में हैं कि हम ये आइडेंटिफाई करें और इस मर्ज़ को पाकिस्तान से बिल्कुल एलिमिनेट करें। डॉक्टर साहब, बहुत ही मुश्किल लगता है अभी तक। अब इस दुनिया में इतनी चीज़ें हो चुकी हैं कि अभी भी लोग इग्नोरेंस प्ली करें कि जी हमें नहीं पता, तो अजीब सी बात ये लगती है। खैर, आप ये बताएं कि एड्स एक ऑब्वियसली ऐसा मर्ज़ है जिसका अब तक कोई इलाज जो है वो दरियाफ्त नहीं हुआ, तो इसलिए इससे बचाव का रास्ता सिर्फ आगे ही है जो नज़र आ रही है। तो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या क्या प्रोग्राम्स हैं जो आपने शुरू किए हैं? इसके लिए जी हुकूमत ने जो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज
के सिलसिले में जो एसेंशियल पैकेजेस ऑफ हेल्थ सर्विस है जो कम्युनिटी लेवल और प्राइमरी हेल्थ लेवल पे अखज़ किया है, इम्प्लीमेंट किया है, उसमें HIV एड्स है जिसमें एडवोकेसी है, यानी कि कम्युनिटी में जाके इसकी बातचीत होना, उसकी आगाही होना, ताकि स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन जो है जो एड्स बीमारी के साथ मुस्लिक है वो ख़त्म हो। इसी तरह जो रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, GP सेंटर्स हैं, यानी जगह जगह वहाँ उसकी आगाही होना, अगर किसी को है नोटिफाई होना, आगे रेफ़र होना। ART सेंटर्स हैं हुकूमत की तरफ से, 48 ART सेंटर्स हैं 29 डिस्ट्रिक्ट्स में पूरे पाकिस्तान में, जहां कम्प्लीटली फ्री ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो इलाज किया जाता है, वायरल लोड टेस्टिंग की जाती है। लेकिन मसला ये है कि लोग आते नहीं हैं शर्म की वजह से, क्योंकि उनको ये होता है कि अगर ये बीमारी तशख़ीस हो गई तो फिर लोग क्या कहेंगे, इर्द गिर्द के लोग। तो हमें जो है इससे निकलना है। पाकिस्तान में लोगों को ये रियलाइज़ करना है कि ये एक बीमारी है और किसी भी बीमारी की तरह इसका इलाज है, इसकी टैबलेट्स मौजूद हैं, आपने फॉर लाइफ लेनी पड़ती हैं। लेकिन देखिए इसी तरह तो डायबिटीज़ भी है, हाइपरटेंशन भी है, ये सब बीमारियां हैं, इनका भी तो आप इलाज करते हैं। तो इसका इलाज कीजिए, हमारे पास आए और इंशाअल्लाह 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत, जैसे बाकी दुनिया ने ये अहद किया है कि ये HIV एड्स का एपिडेमिक ख़त्म करेगी, पाकिस्तान भी जो है HIV एड्स का एपिडेमिक ख़त्म करेगा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। आयशा इसानी बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारा प्रॉब्लम ये है, देखें पोलियो भी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ पाकिस्तान से। जो बीमारी आती है वो पाकिस्तान आके फंस जाती है बिकॉज पीपल डोंट टेक इट सीरियसली। और फिर स्टिग्मा क्यों अपने साथ लगाते हैं? एड्स हो या कोई भी और चीज़ हो गया तो हो गया, अब उसका इलाज करें, अब डील विद इट। इट इज़ वेरी मैनेजेबल, इट इज़ मैनेजेबल। बड़ी दुनिया कितने साल जीती है डिस्पाइट बीइंग। दूसरी बात ये कि ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी से जिनसी ताल्लुकात की वजह से एड्स हो। दुनिया में 50,000 और आपके साथ कोई इंसिडेंट हो सकता है, खुदा न खास्ता। एक और बात, लोग सिरिंजेस वगैरह में तो एहतियात करते हैं, आई होप कि जिनसी ताल्लुकात पे भी एहतियात करते हो। बड़ा कॉमन है हमारे यहाँ हज्जाम के पास जाके शेव बनवाना। एक डेंटल सर्जन के पास भी चले जाए ना और उसने अगर ना उस तरह क्लेंजिंग की हो तो हो सकता है। कहने का मतलब है कि प्लीज आप लोग इसको सीरियस चलिए। डेंटल सर्जन में तो साल में एक दफा हुआ। आपको पता है हमारे यहाँ मर्दों में बड़ा कॉमन है हजाम के पास जाके दाढ़ी बनवाना या बाल कटवाना है, कुछ भी करना, तो आप उसमें या एक तो कोशिश करें आप अपनी किट रखें, अपनी कैंची अपना। अच्छा, ये हजाम वगैरह मर्दों के लिए, अब ये खवातीन जाती हैं जो अपनी पेडिक्योर मैनिक्योर वगैरह कराती हैं, उसमें भी तो टूल्स यूज, इट कैन हैपन थ्रू एनीथिंग। तो आप लोग अपने पर्सनल टूल्स अलग रखा करें, और अगर नहीं रख रहे तो मेक श्योर कि वो नया ब्लेड वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। यू हैव टू बी रियली कॉशियस अबाउट दीस थिंग्स नाउ। अच्छा जी, लेट अस मूव ऑन। व्हाई आर यू लाफिंग? वैसे अभी हम आपको बताएंगे कि हुकूमत की जानिब से अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात की बात हो रही है। ना NRO होगा, ना मुकदमात में नरमी, ना माइनस इमरान, तो फिर बात होगी क्या? जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि तो फिर बात होगी क्या, ये देखना दिलचस्प होगा। इतवार के रोज़ अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का एक बयान सामने आया कि मुल्क की हालत सुधारने का वाहिद हल कौमी डायलॉग है। कुछ अरसे पहले कमोबेश यही बात मरियम नवाज ने भी कही थी। शहबाज शरीफ के इस बयान का खैर मकदम करने सबसे पहले वजीर रेलवेज शेख रशीद अहमद आए। पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, इन जलसों से तो इमरान खान नहीं जाने वाला है। उससे बेहतर बात शहबाज शरीफ ने डायलॉग की है, और इमरान खान कह चुके हैं कि नैब और NRO के अलावा तमाम चीज़ों पे, तमाम बातों पे वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि शेख रशीद ने पहली मरतबा ये बात की हो या वो ये बात कहने वाले पहले शख्स हों। कल वज़ीर आला पंजाब के मुअव्विन ख़ुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिर कवान ने हमारे ही प्रोग्राम में एक ऐसा इशारा और दिया था। गैर ज़िम्मेदाराना रवैया जो है वो तर्क करे अपोजिशन, होश के नाखून लें, आए मिल के बैठ के डिस्कशन से, डायलॉग से, कंसेंसस से इस कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ें, ना कि हम इस नाजुक सूरत हाल में जहां कोरोना ने हर तरफ पंजे गाड़ लिए हैं, हम आपस में लड़ें। अच्छा जी, यहाँ सवाल ये है कि अपोजिशन एहतजाज का रास्ता छोड़कर बातचीत के लिए राज़ी हो भी जाए तो भी वज़ीर आज़म अपनी हर तकरीर, हर बयान, हर ट्वीट में दोहराते हैं कि NRO नहीं मिलेगा, ना करप्शन के ख़िलाफ़ कार्रवाई रोकेंगे, ना आवाम को ये कहना बंद किया जाएगा कि मुल्क की तबाही की ज़िम्मेदार गुज़िश्ता हुकूमतें हैं।
तो इस सूरत में मुज़ाकरात हों भी तो कैसे हों, ये बड़ी मुश्किल बात लग रही है। इसी पे बात कर लेते हैं फिर। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सदाकत अली अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अब्बासी साहब, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि कौमी डायलॉग के जरिए मुल्क की मसाइल का हल मुमकिन है। शेख रशीद साहब ने इस बयान का खैर मकदम किया है। क्या तहरीक इंसाफ भी ऐसे ही जज्बात रखती है? देखें जी, कोई जमहूरी पार्टी, कोई सियासी पार्टी कभी डायलॉग से, मुज़ाकरात से, बातचीत से, गुफ्तो शनीद से तो इनकार नहीं कर सकती। ये तो सियासत की बुनियाद है कि इख्तलाफ राय को बातचीत से, गिव एंड टेक से, कुछ लोग कुछ दो से हल किया जाता है। लिहाजा वो शहबाज शरीफ साहब हों, शेख रशीद साहब हों या कोई हो, PTI एक जद्दोजहद करके, सियासी जद्दोजहद करके, मुकालमा करके, डायलॉग करके, लोगों को अपनी बात को बार बार रिपीट करके अपना मैसेज दे के पावर में आई है। हमें इख्तलाफी बातें सुनने में और उनके साथ बैठ के एडजस्ट करने में और कौम की बेहतरी के लिए किसी भी इशू पे, मईशत पे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, इदारों की बेहतरी पे, बिजली के मसाइल पे, किसी मसले पे भी मुज़ाकरात करने का कभी कोई इनकार जमहूरी पार्टी या जमहूरी शख्सियत या जमहूरी हुकूमत इनकार नहीं कर सकती। ठीक है, बस ये सब ये भी बताएं कि जब ये बात आती है कि अपोजिशन और हुकूमत को मुज़ाकरात करने चाहिए, तो फिर ना NRO होगा, ना मुकदमात में नरमी, ना माइनस इमरान खान, ना पॉलिसी में तब्दीली, फिर हुकूमत के पास अपोजिशन को ऑफर करने के लिए है क्या? हमने 2013 में कहा कि धांधली हुई है, तो उसके बाद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आपने किए। आपने अपने इलेक्टोरल रिफॉर्म जो किए, जो इलेक्शन इस्लाहात की, उनको आपको खुद एतबार नहीं है। तो आए बैठ के उसमें जो गलतियां कोताहियां रह गई हैं और जो हमारा 2018 का तजर्बा है, उस तजर्बे की बुनियाद पे हम और बेहतर करते हैं, ताकि अगला जो इलेक्शन है वो इस कौम के लिए ऐसा हो कि हारने जीतने वाला एक राय रखे। इस पे मुज़ाकरात हो सकते हैं। आप आ जाएं, कोरोना को हैंडल करने के लिए लॉकडाउन करना है, नहीं करना है, स्मार्ट लॉकडाउन करना है, आपके पास कोई तजवीज़ है तो NCOC भी है, किसी और फोरम पे भी आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ बिजली के बड़े खसारे हैं और वो बड़े ही जो सर्कुलर डेट है वो बढ़ता जा रहा है। हम बिजली महंगी भी करने के बावजूद वो सर्कुलर डेट नहीं कम हो रहा। आए तजवीज़ दें। आपने इदारे जो डुबोए, कौमी इदारे जो पब्लिक एंटरप्राइजेज़ हैं, जो पब्लिक कॉरपोरेशन हैं, उनको ठीक करने के लिए आपके पास कोई तजवीज़ है, हम दें, हम बैठेंगे, सुनेंगे, हम आपको अपना मौक़िफ़ रखेंगे, आप अपना मौक़िफ़ रखें और मिल बैठ के। हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त फोरम है जहाँ हम रोज़ बैठते हैं, वो है पार्लियामेंट की कमेटीज़, स्टैंडिंग कमेटीज़, दूसरी कमेटीज़। आप आएँ, उसमें हम बैठ जाते हैं और हर तरह की लीडरशिप बैठने के लिए तैयार है। चलें, लेट्स सी क्या होता है। पार्लियामेंट को आप तो इतनी तवज्जो, इतनी अहमियत दे रहे हैं। आई होप कि आपकी बाकी लीडरशिप और पर्टिकुलरली वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी दें। भाई साहब, अगर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ताल्लुकात बेहतर करने हैं, जो कि होने चाहिए, ज़ाहिर है सूरत हाल ऐसी है, कोरोना भी फैल रहा है दूसरी तरफ, तो एक बात तो ये भी है कि वज़ीर आज़म कम से कम अपना लहजा नरम करें और ये चोर डाकू वाली रेपुटेशन से अगर बाहर नहीं आएंगे तो अगला क्यों सुनेगा आपकी बात? आज इस मुल्क के इदारों की जो कमी है, जो गुर्बत है, जो कर्ज़े हैं, जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, जो दीगर मसाइल हैं, उसकी वजह है इस मुल्क के साथ चोरी डकैती हुई है। लिहाजा इसको वज़ीर आज़म या कोई दूसरा आदमी कैसे इनकार कर सकता है? बहरहाल अगर बैठेंगे तो हम उनके लिए अल्फाज बदल देंगे। हम चोर डाकू के बजाय चलें करप्ट कह देंगे, बदउनवान कह देंगे, या आप कोई खूबसूरत सा वर्ड तजवीज़ कर दें, हम उसको बड़ा अच्छा शुगर कोटेड कह देंगे कि आपने पाकिस्तान के मालो दौलत जो है वो पाकिस्तान की ले ली है। तो हम बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ डाल के तो उसको चोर डाकू नहीं कहेंगे अगर आप कहते हैं, लेकिन मसला तो यही है। तो नहीं हो सकते। ये आपके जो लास्ट सवाल जवाब था ना, उससे लगा कि ये तो बात आगे नहीं बढ़ने वाली। बट थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। और आपको बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान ने घरेलू तशद्दुद के खात्मे की जानिब अहम कदम उठा दिया। मुतासरीन के लिए खुसूसी हेल्पलाइन बना दी। अच्छी काविश है, लेकिन और भी बहुत कुछ करना ज़रूरी है। पिछले हफ्ते वजारत इंसानी हकूक़ के तहत घरेलू तशद्दुद का शिकार होने वालों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1099 का आगाज़ कर दिया गया और इसके साथ साथ एक खुसूसी मोबाइल ऐप भी है।
और इस मुफ्त हेल्पलाइन के ज़रिए तशद्दुद का शिकार होने वाली ख़वातीन या ऐसा वाक़या रिपोर्ट करने वाला कोई भी हो बराह रास्त हुकूमत से रब्ता कर सकता है। हुकाम फौरी तौर पर मकामी पुलिस के ज़रिए एक्शन ले सकेंगे। ख़वातीन के मसाइल से मुताल्लिक़ मौजूदा हुकूमत कई कानून लाई और कई क़वानीन लाने का ऐलान भी कर रखा है, लेकिन असल मसला वहीं का वहीं है कि जो क़वानीन मौजूद हैं उन पर अमल भी हो। हुकूमत को भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और एट टाइम्स आप नेबर में आपको पता होता है कि आपके साथ वाले घर में एक औरत पिट रही है या तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, आप पुलिस को कंप्लेन करते हैं, पुलिस उनके घर पे पहुंचती है और वो औरत इनकारी हो जाती है कि नहीं मैं तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये भी बहुत बड़ा मसला है। अच्छा जी, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमल शौज़ब ने हमें ज्वाइन किया इस पे बात करने के लिए। कमल, घरेलू तशद्दुद पूरी दुनिया का मसला है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, लेकिन पाकिस्तान में तो इसका हिसाब ही नहीं है। तो हुकूमत को हेल्पलाइन बनाने का ख्याल किस तरह आया, थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड बताएं, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? हुकूमत को हेल्पलाइन बनाने का ख्याल इस तरह आया है कि पाकिस्तान क्योंकि डिजिटलाइज भी हो रहा है और चीज़ों को स्विफ्टली करने के लिए और एक्सेस या ख़वातीन को ख़ास तौर पे एक्सेसिबल उन तक हो हेल्पलाइंस, इसके लिए सबसे बेहतर यही होता है कि एक हेल्पलाइन का नंबर हो जिसकी सेंसिटाइजेशन हो जाए, जो सारे मुल्क में जिसका नंबर मौजूद हो। जिस तरह आपकी रेस्क्यू का नंबर पूरे पाकिस्तान को पता है, जिन जिन इलाकों में रेस्क्यू सर्विसेज हैं 1122 का, इसी तरह 15 का पता चला कि पुलिस को कैसे बुलाना है, उसी तरह 1099 जो है वो ख़वातीन के ख़िलाफ़ वायलेंस को ख़त्म करने के लिए ये एक हेल्पलाइन नंबर दिया जा रहा है और जो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द पूरे पाकिस्तान को इसका भी मालूम हो जाएगा जिस तरीके से बाकी हेल्पलाइंस का पता है। ग्रेट इनिशिएटिव। कमल साहब, आप ये बताएगा कि घरेलू तशद्दुद का निशाने बनने वाली ख़वातीन की एक बड़ी तादाद ज़ाहिर होगी जिन्हें स्मार्टफोन तो क्या राब्ते के किसी और ज़रिए तक भी रसाई नहीं होगी, क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं वो सबसे पहले तो इनसे ये फ़ोन वगैरह छीन लेते हैं। अब उनके लिए हेल्पलाइन से बढ़कर कुछ आप लोगों ने सोचा है? ये भी एक ज़ाहिर है अच्छी पेशरफ्त है। ये घरेलू तशद्दुद ही नहीं है सिर्फ, दिस इज़ जनरल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, तो इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। जी कमल, ऑब्वियसली ये इस सारे मामलात को ज़हन में रखते हुए ही हेल्पलाइन रखी गई है और मैं आपको ये बताती चलूँ कि तकरीबन 70% रूरल एरियाज़ में भी ख़वातीन के पास एक्सेस है किसी ना किसी तरह, क्योंकि मुख्तलिफ पैकेजेस या मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स हुकूमत पाकिस्तान अभी भी और पहले भी देती रही है, जिसमें पहले बिस्प का प्रोग्राम हुआ करता था, अब एहसास प्रोग्राम है और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पैरेलल प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं जो बहुत सारी हमारी रूरल आबादी को एग्जैक्टली पता होता है कि किस तरीके से उसको एक्सेस करना है। इसके अलावा आपने देखा बहुत सी जो टेलकोस या जो ये मोबाइल कंपनीज़ हैं ये बहुत सारे पैकेजेस के साथ साथ ईजी पैसा या एक टेली बैंकिंग का भी सर्विसेज दे रही हैं, जो बहुत सारे लोगों ने उस पर अपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं जिनका एक्सेस बैंकों तक नहीं था, वो इसके थ्रू काम कर रही हैं। तो जाहिर है उन सबको ऑन बोर्ड करके और उनको ज़हन में रखते हुए इस किस्म के प्रोग्राम को आगे लॉन्च किया जा रहा है। अच्छा कमल, जाहिर है कि घरेलू तशद्दुद का खात्मा सिर्फ एक हेल्पलाइन से ऑब्वियसली नहीं हो सकता, हुकूमत को कुछ और इक़दामात भी करना पड़ेंगे। यहाँ भी कानून सख्त कर देने तक ही बात रहेगी या जो कानून मौजूद हैं उन पर अमल दरामद के लिए ज़ोर लगाना चाहिए? आइसोलेशन में अगर आप उसको खाली देखेंगे तो वो उस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन अगर उसकी इंश्योर कर भी दे तो इफेक्टिवनेस नहीं होती है। ये 25 नवंबर जो अभी गुजरा है, जो 16 दिन की एक्टिविज़म होती है टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, ये उसी का एक हिस्सा है। और अभी इससे पहले भी एक ऑर्डिनेंस भी लेकर आए हैं जिसमें ख़वातीन में रेप के ख़िलाफ़ और रेप की डेफिनेशन को भी चेंज किया गया। इसी तरह घरेलू तशद्दुद की जो भी फॉर्म्स है जिसमें रेप भी शामिल है जो बहुत एक्सट्रीम फॉर्म है, वायलेंस है जो घरों में बच्चियों के साथ या छोटे बच्चों के साथ या ख़वातीन के साथ होता है या डोमेस्टिक लेबर्स के साथ होता है, ये हर किस्म का जो तशद्दुद की फॉर्म्स है इनके मुताबिक जो पहले से एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनमें क्या रिफॉर्म्स हो सकती हैं और जो नए जहाँ लकूनाज हैं उनको किस तरह या गैप्स को कैसे फिल किया जा सकता है, उस पर पूरा एक काम और एक रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं जिनको सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर सूबे इनको अपनाएंगे और उसके बाद वहाँ पे उनकी इम्प्लीमेंटेशन का भी एक स्विफ्ट सिस्टम जो है उसके ऊपर और एक जो बेहतर जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सके उस प्रोग्राम को और इस सारे लॉज को कैसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज पर लेके जाना है, तो वो उस पर पूरा हुकूमत का तवज्जो भी है और उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स भी है। कमल शौज़ब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का एंड द एफर्ट्स आर ग्रेट, बस उनकी इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह हम पहले कह रहे थे और आपने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन भी कर दिया कि वो हो भी जाएंगी।
और ख़वातीन को ख़ुद भी एम्पावर होना पड़ेगा कि वॉट एवर रिसोर्सेज यू हैव, अगर आपके साथ कोई ज़्यादती हो रही है और अगर आप वहाँ से निकलना चाहते हैं या यू वांट टू मेक अ कंप्लेंट, तो फिर एक वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जहाँ मैं कंप्लेन करूँ वहाँ प्रॉपर फिर कार्रवाई होगी और काम पूरा होगा। और कंप्लेन करने के लिए भी आप एक दफ़ा माइंड बना लिया करें, और बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ की सूरत हाल हो जाती है और बुरी हालत में होती है, नज़र आ रहा होता है कि सर पे चोट लगी हुई है, नील पड़े हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये भी वो बात है कि अब्दुल्ला कोई किसी को बता नहीं सकता कि ख़वातीन को खुद को पता होना चाहिए दिस इज़ वेयर आई ड्रॉ द लाइन, इससे ज़्यादा या इससे कम या फिर मैंने लेना ही नहीं है, ये तशद्दुद मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। यू हैव टू ड्रॉ द लाइन समवेयर। तो लिहाजा रिकंसिलिएशन की आप बात कर रहे हैं वो फिर नहीं हो सकती। अच्छा, अभी एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपसे शेयर करनी है। अदाकार अदनान सिद्दीकी हमारे ज़बरदस्त हमारे स्टार हैं, और हुमायूं सईद एक और हमारे ज़बरदस्त स्टार हैं। आर्थुरुल ड्रामा आपको पता है, शायद ही कोई जो ना देख चुका हो या देख रहा हो, और इनके प्रोड्यूसर के साथ जनाब एक मुआहदा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और ये मुआहदा पाकिस्तान के अंसारी फिल्म और तुर्की के टैक्टून क्या है वो लिखा हुआ आता है, बेसिकली दे आर गोइंग टू बी डूइंग सम जॉइंट प्रोडक्शंस टुगेदर, सो होपफुली हमें कुछ टर्किश पाकिस्तानी जो है प्रोडक्शंस कोलैब्स जी। अच्छा जी, और मारूफ हिदायतकार सरमद खूसद की फिल्म जिंदगी तमाशा को ऑस्कर अवार्ड की बैनुल अक़वामी कैटेगरी के लिए भेजने के लिए नामजद किया गया है। पाकिस्तान अकेडमी। माय क्वेश्चन इज कि हमने तो देखी नहीं, तो हम देखेंगे भी नहीं। यहाँ तो रिलीज ही नहीं हुई, यहाँ तो बैन हो गई थी, फिर हुआ क्या था? 93 बैनुल अक़वामी अवार्ड के लिए बैनुल अक़वामी फीचर फिल्म के तौर पर ऑस्कर्स के लिए भेजा जाएगा। इंटरनेशनल फीचर फिल्म समेत दीगर कैटेगरीज के लिए अवार्ड्स का इंतखाब अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड आर्ट्स। आई एम जस्ट वेरी कीन कि पहले हम तो देख लें, उसके बाद आई एम श्योर बड़ी ऑस्कर लेवल टाइप होगी, बट आई वुड रादर कि पहले हम पाकिस्तान एक्चुअली वुड लाइक टू सी इट, वॉच इट, तो हमें देखने की क्यूरियोसिटी है। अभी हम आपसे इजाजत लेंगे। वी गोइंग टू सी यू टुमारो। बाय, हैव अ ग्रेट डे।